आपको पता है 90% इंडियंस रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने रिटायरमेंट प्लानिंग जल्दी शुरू नहीं की और आज उनके पास इनफ सेविंग्स नहीं है। आप उन 90% में ना हो, इसके लिए ये जरूरी है कि आप आज से ही रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करो। मुझे पता है ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना उस समय हमको जरूरत होगी, इन्फ्लेशन के लिए कैसे एडजस्ट करें, अनएक्सपेक्टेड खर्चों को कैसे अकाउंट में लें, ये सारी चीजें इसे कॉम्प्लेक्स बना देती हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स है तो क्या हुआ, उसे सिंप्लीफाई करने के लिए मैं हूं ना। आज जानते हैं कंप्लीट रिटायरमेंट प्लानिंग सिंपल तरीके से एक वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रांजल कामरा। शुरू करते हैं फिनोलॉजी फॉर इन्वेस्टर्स। अब इससे पहले ना कि हम रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करें, यह समझना बहुत जरूरी है कि रिटायरमेंट एक्चुअली क्या होता है। अब देखो, ट्रेडिशनली हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि रिटायरमेंट मतलब जब हम काम नहीं करेंगे, लेकिन कंटेम्पररी और रियलिस्टिक डेफिनेशन ये है, रिटायरमेंट मतलब जब हम पैसों के लिए काम ना करें, हम अगर हमें काम करने का मन है, हमारी इच्छा है तो काम करें, वी आर नॉट फोर्स्ड टू वर्क। तो कंटेम्पररी डेफिनेशन तो रिटायरमेंट की यही है। अब देखो, इसमें ना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये आता है कि आप ये फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम जिसे कहते हैं, वो आप कितना जल्दी चाहते हो। क्योंकि जितना जल्दी आप चाहोगे, आजकल ये फायर का कंसेप्ट चला हुआ है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली, तो जितना जल्दी आप रिटायर होने की कोशिश करोगे 40s में, 45, 50 में, उतना एग्रेसिवली आपको आज इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे और उतना ज्यादा आपको अपनी करेंट लाइफ स्टाइल में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और जितना देर से आप रिटायरमेंट प्लान करोगे, जैसे 65, 70, तो उतना आपको ऐसा लगेगा कि सारी जिंदगी तो मैंने काम करके ही बिता दिया, लाइफ एंजॉय कब की। तो ये दोनों के बीच का एक बैलेंस होना चाहिए। तो आइडियली मैं कहूंगा 55 के आसपास, 50, 55 के आसपास अगर आप सोचते हो रिटायरमेंट लेने का, तो ये एक अच्छा बैलेंस रहेगा, जिसको आप 20 साल पहले, 25 साल पहले उसकी प्लानिंग शुरू कर सकते हो। तो आप उस माइलस्टोन पे पहुंच जाओगे, 50 या 55 पे रिटायर होने के गोल को आप मीट कर पाओगे अगर आप जल्दी शुरू कर रहे हो, और साथ ही आपको अपनी करंट लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। तो आज भी अच्छे से जिएंगे, 50 पार भी अच्छे से जिएंगे, ऐसी वाली प्लानिंग करेंगे। तो चलो इस वीडियो को ना अब प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप रिटायरमेंट प्लानिंग मैं आपको एक सैंपल डेटा के साथ करके दिखाता हूं। हो सके तो आप एक सेकेंड डिवाइस में, कैलकुलेटर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, मेरे साथ साथ इसे कैलकुलेट करो, या स्टेप्स को ध्यान रख लेना, ये वीडियो तो है ही, कहीं जा नहीं रहा है, और बाद में कर लेना। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से फिनोलॉजी का रिटायरमेंट कैलकुलेटर खोला है। अब मुझे कुछ अजम्पशंस डालने हैं। जैसे मैंने यहां अज्यूम किया है कि आपकी उम्र जो है वो 25 साल है। मैंने यहां अज्यूम किया है कि आप रिटायर होना चाहते हो 55 साल की उम्र में। मैंने अज्यूम किया है कि अभी आपके मंथली खर्चे 80,000 के आसपास है। मैंने ये अज्यूम किया है कि क्योंकि अभी आप यंग हो तो थोड़े एग्रेसिव तरीके से आप रिटायरमेंट प्लानिंग करोगे, इसलिए मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को थोड़ा ज्यादा लिया है, 12% के आसपास लिया है। अगर आप बहुत एग्रेसिवली नहीं करने वाले हो रिटायरमेंट प्लानिंग, तो इसको 10% या 9% भी आप ले सकते हो। यहां पे एक और चीज मैंने अज्यूम की है कि आप बहुत हेल्दी रहोगे, फिट रहोगे और अराउंड 90 की एज तक जियोगे। तो ऐसा नहीं होगा, कई बार क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, मेडिकल ट्रीटमेंट्स में एडवांसमेंट हो रहा है, इसके कारण लोग ना अपनी सेविंग से ज्यादा जी जाते हैं। हम सब ज्यादा जीना चाहते हैं, लेकिन कई बार हमने रिटायरमेंट के बाद 30-35 सालों की प्लानिंग नहीं की होती है, और हम सब की थैंकफुली है, बहुत अच्छी बात है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। तो इसलिए मैंने यहां एवरेज से काफी ज्यादा ये अज्यूम किया है। आज भारत में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 72-73 ईयर्स है, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट किया है कि आप 90 साल तक जियोगे। उस हिसाब से ये प्लानिंग है। तो देखो, जब हम ये सारी फील्ड्स इनपुट करते हैं ना, तो रिजल्ट ये आता है, पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये बहुत जरूरी है कि आपको हर महीने लगभग 25,000 रुपए आज से अपने रिटायरमेंट प्लानिंग की तरफ डालने पड़ेंगे, अगर आपके आज मंथली खर्चे 80,000 के आसपास है। अब देखो, ये कैलकुलेटर दिखा रहा है कि इस केस में आपको 9 करोड़ के आसपास चाहिए, लेकिन ये कैलकुलेटर है, यानी मैथमेटिकल मॉडल है। और कोई भी मैथमेटिकल मॉडल के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, वन टाइम इवेंट्स, या ऐसे इवेंट्स जिसके बारे में हम उसको इंक्लूड करना भूल गए, उसको कैलकुलेट नहीं कर पाता। तो हो सकता है ये 9 करोड़ हमने अज्यूम किया इस बेसिस पे जो आपने आज आपके मंथली खर्चे बताए, लेकिन कई आगे आपके बड़े वन टाइम खर्चे भी होंगे, या कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो आप इसमें जोड़ना भूल गए, या कुछ
अनएक्सपेक्टेड लॉस भी हो सकता है। इसीलिए ये जरूरी है कि हमारा रिटायरमेंट सफर ना करे। तो जो भी अमाउंट ये कैलकुलेटर दिखा रहा है या कोई भी कैलकुलेटर दिखा रहा है, आप अपनी तरफ से ये मान लेना कि आपकी असल जरूरत उससे 20 या 25% ज्यादा है। जैसे इस केस में अगर 9 करोड़ दिखा रहा है ना, आप उसको 20-25% बढ़ा लीजिए। आप मान लीजिए कि इस केस में रिटायरमेंट के लिए जरूरत 11 करोड़ की है, क्योंकि रिटायरमेंट में इनफ कैपिटल होना बहुत जरूरी है। लेकिन एक और चीज बहुत जरूरी है कि आप रिटायरमेंट तक ये जो कैपिटल को बिल्ड कर रहे हो, हर महीने आप 25,000 रुपए इस केस में इन्वेस्ट करोगे, वो इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, आपका रिटायरमेंट कैपिटल सेफ रहे। आप चाहे 5 करोड़ जोड़ना चाहते हो, 10 करोड़ या 15 करोड़, इन मंथ और मंथ इन्वेस्टमेंट्स सेफ रहे और वो रिटायरमेंट वाला कॉर्पस भी सेफ रहे। हम अकेले रिटायर नहीं होते, हम हमारे पार्टनर के साथ रिटायर होते हैं। और अगर रिटायरमेंट की एज पे मेरे पे डिपेंडेंट्स हैं, जैसे बूढ़े हो चुके माँ बाप, तो मेरे साथ साथ वो भी रिटायर हो रहे हैं, मुझे उनके खर्चों का भी ध्यान रखना है। ऐसे में आपकी फैमिली का फ्यूचर आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग के समय और आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग के बाद दोनों समय सुरक्षित रहे, उसके लिए एक सबसे जरूरी कदम आपको उठाना है। पता है क्या? आपको ध्यान रखना है कि आपके मंथली इन्वेस्टमेंट्स जो आप रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कर रहे हो, उसको कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा कम ना कर दे। दूसरा, आपका जो रिटायरमेंट कैपिटल है उसको भी कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा कम ना कर दे। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको एक अच्छा सा लाइफ इंश्योरेंस प्लान लेना है, खास करके स्पेसिफिकली एक अच्छा सा टर्म प्लान आपको लेना है कि भगवान ना करे अगर आपको कुछ हो जाता है इस जर्नी में रिटायरमेंट के पहले, तो आपके परिवार का रिटायरमेंट तो कम से कम ठीक से हो सके, उनकी जरूरतें, उनके खर्चे पूरे होते रह सके। असली रिटायरमेंट वही है जो आप अपने परिवार को भी दे सके हर दिन के मंथली खर्चों की चिंता से। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप एक टर्म प्लान लें। ये बहुत अफोर्डेबल होता है, बहुत ज्यादा आपके पॉकेट पे हैवी नहीं होगा और आप डिट्टो इंश्योरेंस से कंसल्ट कर सकते हैं। ये लोग फ्री में आपकी मदद करेंगे आपके लिए एक परफेक्ट रिटायरमेंट प्लान ढूंढने में। और मुझे पर्सनली ये लोग इसलिए पसंद है कि अनबायस्ड तरीके से ये लोग ना सच में आपको पहले रख के, आपकी जरूरतों को पहले रख के ना आपकी हेल्प करते हैं एक सही टर्म प्लान चुनने में। और बाकी प्लेटफॉर्म से हट के यहाँ डिट्टो इंश्योरेंस के पास अगर आप जाओगे एक टर्म प्लान लेने, तो ये स्पैम कॉल कर करके आपको परेशान नहीं करेंगे। इनकी कंसल्टेंसी आपको मिलती है स्पैम फ्री तरीके से, और पॉलिसी सिलेक्शन के लिए इनकी कंसल्टेंसी भी ना फ्री है। इनफैक्ट क्लेम के समय भी ये आपकी हेल्प करते हैं और पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन में भी ये आपकी हेल्प करते हैं। अब हम आते हैं कॉर्पस बिल्डिंग की तरफ कि हम कैसे डिसाइड हुआ कि ये 11 करोड़ का कॉर्पस उस इंसान के लिए काफी है जिसके आज खर्चे 80,000 है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, मेरे को कितना अमाउंट जरूरी है, वो डिसाइड कैसे होता है? देखो, ये डिसाइड करने का एक सिंपल थंब रूल, ये एकदम 100% एक्यूरेट नहीं है, लेकिन एक थंब रूल है जिसे कहते हैं 4% रूल। अब इसको अपन समझते हैं। अगेन वही एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखो, 11 करोड़ का रिटायरमेंट कॉर्पस था हमारे सैंपल केस में, इसका 4% होता है 44 लाख, यानी लगभग 3.6-3.7 लाख पर मंथ। तो जब तक कोई इंसान अब हर मंथ 3.6 लाख 3.7 लाख इस रिटायरमेंट कॉर्पस से निकालता रहेगा, तो ये कॉर्पस ना कम नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि मैं ये अज्यूम कर रहा हूं अब आफ्टर रिटायरमेंट वो 12% से हट के थोड़े सेफर इन्वेस्टमेंट्स में चले जाएंगे, तो मैंने 9-10% का रिटर्न लिया है। क्योंकि जो 11 करोड़ खुद भी है वो हर साल 9-10% बढ़ता जा रहा है, 11 करोड़ भी। तो अब 11 करोड़ हर साल बढ़ रहा है 9-10% से, लेकिन उसमें से 4% आप निकाल ले रहे हो और 6% महंगाई भी तो है, यानी जो अमाउंट आपने रखा हुआ है उसकी कीमत कम भी हो रही है। तो यानी 4% रूल ऐसा है कि अगर आप 4% तक पैसा अपना निकालते रहो कॉर्पस से, तो महंगाई एडजस्ट करके भी, हर महीने के खर्चे चला के भी आपका कॉर्पस कम नहीं हो रहा है। यानी ऐसा नहीं है कि इस महीने आपने 3.5 लाख रुपए निकाल लिए तो अगले महीने आपको प्रॉब्लम होने वाली है, या आज से 5 साल बाद प्रॉब्लम होने वाली है, या 10 साल बाद। क्योंकि 4% रूल में खर्चे और महंगाई दोनों इंक्लूडेड है, वो दोनों के बराबर या लगभग बराबर आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी बढ़ता रहेगा। तो ऐसे में ना, अगर आप बहुत ज्यादा भी जी जाते हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी बहुत अच्छी है, तो आप अपनी रिटायरमेंट सेविंग्स को
खत्म नहीं कर लोगे। ऐसा नहीं होगा कि बहुत एक्सट्रीम बुढ़ापे में आपके पास सेविंग्स बचे ही ना। इसीलिए एक थंब रूल ये है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट इतना हो जाना चाहिए रिटायरमेंट के समय कि उसके 4% से आपके घर के खर्चे चलते रहें। यह है 4% रूल। 4% रूल एक बार रिवाइज करते हैं। 4% रूल यह कहता है कि आपको रिटायरमेंट के समय इतना पैसा चाहिए कि जिसका 4% आप हर साल निकालते रहो तो भी बहुत लंबे समय तक आपका पैसा, आपका कॉर्पस कम ना हो और आपके रिटायरमेंट के खर्चे चलाने के लिए आपको आगे जाके भी प्रॉब्लम ना आए। 4% आप हर साल विड्रॉ करते रह सकते हो ऑफ योर रिटायरमेंट कैपिटल एवरी ईयर। ये है 4% रूल। अब आपको एक बात का ध्यान बहुत रखना है। यहां मैंने एक असम्पशन ये लिया है कि आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर रहे हो जब आप 25 साल के हो। सच्चाई तो ये है, जो मैंने शुरू में डेटा कहा कि 50 की उम्र में 90% भारतीय रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने जल्दी रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू नहीं की। यानी 25 में कोई रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू ही नहीं करता, और जो नहीं करता ना, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खराब होते हैं। जैसे अगर आपने रिटायरमेंट प्लानिंग 10 साल डिले कर दी, 25 के बदले आप 34-35 पे अब प्लानिंग शुरू करते हो, तो कहां आपको 24,000 पर मंथ इन्वेस्ट करना था, अब आपको 35 से 40,000 रुपए हर मंथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यानी जितना कम समय उतना एग्रेसिवली सेव करना पड़ेगा और आपका प्रेजेंट लाइफस्टाइल उतना ज्यादा सफर करेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आज से कुछ साल बाद आप पे बहुत ज्यादा रिटायरमेंट का प्रेशर ना आए, स्टार्ट योर रिटायरमेंट प्लानिंग आज ही। इसी तरह अगर आप चाहते हो कि बाद में जाके आपको टर्म प्लान की इंपॉर्टेंस समझ में आए और आप तब ले लो, टर्म प्लान का प्रीमियम भी जितना लेट आप करते हो उतना बढ़ता जाता है और हर साल फिर आपको बढ़ा हुआ प्रीमियम देना पड़ता है। तो टर्म प्लान भी, रिटायरमेंट प्लानिंग भी, दोनों जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको लेना है। टर्म प्लान के लिए डिट्टो इंश्योरेंस का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये तो हुआ रिटायरमेंट प्लानिंग के बेसिक्स, लेकिन ये हर महीने जो मैं पैसा रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए डाल रहा हूं, उसे लगाऊं कहां? एफडी में लगाऊं, म्यूचुअल फंड में लगाऊं, स्टॉक्स में लगाऊं, पीएफ में लगाऊं, एनपीएस, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो देखो, दो बेसिक कैटेगरीज होती है, डेडिकेटेड पेंशन प्लान्स और दूसरा कैपिटल विड्रॉल मेथड। ये दोनों में ना, जैसे डेडिकेटेड पेंशन प्लान में क्या हो सकता है, एनपीएस हो सकता है, यूपीएस हो सकता है, ओपीएस हो सकता है। बहुत कंफ्यूजिंग है, डिटेल में समझेंगे अगले वीडियो में। और कैपिटल विड्रॉल प्लान्स कैसे हो सकते हैं, एसडब्ल्यूपी हो सकता है, एफडी हो सकता है। ये सारे ऑप्शंस कि आपको कैसे रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, कहां कितना पैसा डालना है, इन इंस्ट्रूमेंट्स के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, ये समझेंगे हम अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। रिटायरमेंट प्लानिंग की इंपॉर्टेंस, उसकी सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी दोनों को मैं क्लियर कर पाया हूं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर देना, ताकि इसका सेकेंड पार्ट भी आपको मिल जाए। और ये वीडियो को शेयर जरूर कर देना जो आपके आसपास दिखता है कि रिटायरमेंट को, सेविंग्स को बहुत लाइटली लेता है, ये वीडियो उनके साथ शेयर कर देना, शायद उनकी आंखें खुल जाए। दिस इज प्रांजल कामरा, signing off from Phenology for Investors.